रेशों से वस्त्र तक कक्षा 7 पाठ 2। जानता हो रेशे किसे कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जानता हो रेशे कहते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण लिखिए। इसका उत्तर है भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित चरणों में संपादित होती है। पहला है भेड़ों के बालों की कटाई, फिर इसके बाद अभिमार्जन, छटाई, कताई, रंगाई, ऊनी धागा बनाना। एक बार फिर 6 चरण बोलते हैं। भेड़ों के बालों की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, कताई, रंगाई, ऊनी धागा बनाना। अगला प्रश्न, अभिमार्जन क्या है? कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। अगला प्रश्न, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर है बाखरवाल, रामपुर, बुशायर, नाली, नली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ आदि। अगला प्रश्न, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? ऊनी रेशों के बीच वायु की अधिक मात्रा होती है जो ऊष्मा के कुचालक की भांति कार्य करती है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, जिससे जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनने से ठंड नहीं लगती है और शरीर को आराम मिलता है। अगला प्रश्न, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर क्या है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। इसका उत्तर एक बार फिर सुन लीजिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका उत्तर है चीन देश में। अगला प्रश्न, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। इसका उत्तर बड़ा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं।
परंतु यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है, जिस कारण से कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। अगला प्रश्न, रेशम की रीलिंग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, सोर्टर्स रोग किसे कहते हैं? उत्तर है, जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग शोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पूरा उत्तर जानते हैं। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, रेशम कीट किन पेड़ों पर पाले जाते हैं? उत्तर है, रेशम कीट सहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, कोया या कोकून किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। अंतिम और लास्ट प्रश्न, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। ऊन से स्वेटर तथा कंबल बनाए जाते हैं, जबकि रेशम से रेशमी वस्त्र तथा पैरासूट बनाए जाते हैं। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विकल्प सही छांटने हैं। पहला है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, तो ऊंट तथा याक, हाँ ये भी ऊन धारण करते हैं। अंगोरा बकरी और तथा कश्मीरी बकरी ये भी ऊन धारण करती है। एल्पेका तथा लामा ये भी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो जंतु होते हैं वो ऊन धारण करते हैं। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो इसका उत्तर सही है शाकाहारी। भेड़ तथा रेशम कीट दोनों क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो अभिमार्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिमार्जन। जैसे प्रश्न था अभिमार्जन क्या है, तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता था। उसकी चिकनाई, धूल और जो गंदगी होती थी वो निकाल दी जाती थी। इसी प्रक्रिया को क्या कहते थे? अभिमार्जन। तो यहाँ चिकनाई, धूल और गर्द निकालना क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। अगला है रेशम है, तो रेशम हमें मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशा है, जंतु रेशा, उपरोक्त सभी। तो जो रेशम होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए इस रेशे को हम जंतु रेशा कहते हैं। जो रेशम हमारा कौन सा रेशा है? जंतु रेशा। ये ना तो मानव निर्मित रेशा है ना पादप रेशा है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वची और इसके आगे बालों से प्राप्त होता है। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा, जो ऊन होती है वो वायु बीच में फंस जाती, कुचालक की भांति काम करती है, तभी हमें ठंड का एहसास नहीं होता है। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का प्रवाहन आसानी से नहीं हो पाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान
तो रेशम प्राप्त करने के रेशम कीट के पालन का विज्ञान जो होता है वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला है प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना, ये जो हमारी होती है कोकून कहलाती है। अगला प्रश्न है रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु, इसका उत्तर है एंथ्रेक्स, है ना। और जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं सोर्टस रोग। तो यहां पर हो जो जीवाणु उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। सही कथन के आगे सही व गलत कथन क्या है? गलत का चिन्ह लगाना है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लास्ट में उपयोग हमने पढ़ा था इसका। अगला है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। तो भेड़ के बालों को सामान्यतः गर्मियों के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ जो है वो मौसम के प्रति अनुकूलित हो सके। जाड़ों में काटे जाएंगे तो ठंड लग सकती है, इसलिए जो ऊन की कटाई प्राप्त जो बाल काटे जाते हैं वो ज्यादातर गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं। यहाँ लिखा जाड़ों के मौसम में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। बिल्कुल सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के प्यूपा से व्यस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। यदि व्यस्क बन जाएगा तो वो कोकून को क्या कर देता है? काट देता है, जिससे अच्छा रेशम को प्राप्त नहीं हो पाता है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये लार्वा से बनते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला है स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। अभिमार्जन, तो अभिमार्जन क्या कहलाता है? चिकनाई, धूल और गर्त को निकालना कहलाता है ना। यानी कि जो ऊन की जो सफाई होगी वो हमारा अभिमार्जन के अंतर्गत आएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको उत्तर पता चल जाए उसमें पहले लगा लिए, ताकि फिर इसमें से ऑप्शन छांटने में हमें आसानी हो जाती है। कोकून, तो कोकून क्या करता है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ये रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, याक से रेशम ऊन देने वाला जंतु। याक हमारा क्या है? इससे हमें ऊन प्राप्त होती है। सहतूत की पत्तियां, और ये हमारा रेशम कीट का भोजन है। और अंतिम बचा रीलिंग, जो प्रक्रिया होती है वो रेशम के रेशे का संसाधन कहलाती है।